अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एंटी फंगल एजेंट्स। एंटी फंगल जो ड्रग्स होती हैं आज हमने उनको डिस्कस करना है। ड्रग्स जो एक्ट करते हैं फंजाई पे उनको हम डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में। इस तरह से हमने पढ़ना है। सबसे पहला ग्रुप जो है वो है एम्फोटेरेसिन ड्रग्स। एम्फोटेरेसिन ड्रग्स जो है उसमें 3 तरह की ड्रग्स आती हैं, एम्फोटेरेसिन बी, निस्टेटिन, फ्लूसाइटोसिन। फिर हम पढ़ेंगे एजोल ग्रुप। एजोल ग्रुप में फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, पोरिकोनाजोल जो हैं वो ये ड्रग्स आती हैं। एजोल जो है ना वो एजोल पे ही ख़त्म होती हैं ड्रग्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इकानोकैंडेंस। इकानोकैंडेंस में कैस्पोफंगन और माइकाफंगन इसमें आएगा। लास्ट में हम पढ़ेंगे टीना की ड्रग्स। टीना की ड्रग्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं टर्बिनाफिन और इसके अलावा ग्राइसोफुल्विन। इन सब को हमने पढ़ना है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एम्फोटेरेसिन बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एजोल ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, और टर्बिनाफिन। इसको जो है वो आपने याद रखना है। ये हमारी जो है क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं, किस किस पे एक्ट और किस किस इन्फेक्शन को कंट्रोल करती हैं ये। ओके, आपने ये वाली क्लासिफिकेशन भी याद रखनी है। ये फंगल इन्फेक्शंस जो इन्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की हुई है, वो तो ड्रग्स के अकॉर्डिंग थी। इसमें यह है कि अगर स्किन और नेल को हम देखें, जो कि टीनिया होती हैं या स्किन नेल का इन्फेक्शन हो जाए, उन्हीं को माइकोसिस कहते हैं, उनको टीनिया का इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए जो है ना वो टर्बिनाफिन जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ग्राइसोफुल्विन और एजोल्स ग्रुप यूज़ होते हैं। अगर हम बात करें सिस्टेमिक, अगर सीरियस सिस्टेमिक हो जाए, जैसे कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट के अंदर जो है वो फंगल सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसकी उन केसेस में जो है वो हमने क्या करना है कि उसमें हमने एम्फोटेरेसिन बी, इकानोकैंडेंस और वोरिकोनाजोल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और कौन कौन से इन्फेक्शन करवाते हैं सिस्टेमिक, वो है एस्परजिलस हो गया, कैंडिडिमा हो जाता है, क्रिप्टोकोकस हो गया, और म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो करवा सकता है। फिर हम बात करते हैं जो माइल्ड इन्फेक्शन होता है, जैसे कि पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, माइल्ड लोकल हो सकता है या सिस्टेमिक हो। इसमें हिस्टोप्लाज्मोसिस करवा सकता है ब्लास्टो, और इसके अलावा कोक्सीडी में जो है ना वो जो है ना कोक्सीडोमाइकोसिस जो है वो ये फंजाई जो हैं वो इन्फेक्शन करवा सकते हैं। इनमें हम एजोल्स यूज़ करते हैं। हम जो है ना एंटी फंगल को टॉपिकल भी यूज़ कर रहे होते हैं, सिस्टेमिकली भी यूज़ कर रहे होते हैं इसको। अब हम देखते हैं डिटेल में, जो कि आपके फार्मा के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारी की सारी डिटेल उसमें हमने ऐड की हुई है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग्स जो हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो मैंने नोट्स बनाए हैं इसके अंदर आपके MCQs, SAQs कम्प्लीटली कवर्ड हो जाएंगे। जो हाई यील्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे ही कवर हो जाएंगे। जस्ट आपने क्या करना है कि आपने सेम ऐसे कैसे नोट्स बनाने हैं अपने ही हाथ से, ठीक है। खुद के बने हुए नोट्स इजीली याद होंगे। एक ये पेज है और जस्ट एक ये पेज है, इसमें आपका कम्प्लीटली कवर हो जाएगा एंटी फंगल ड्रग्स, और बहुत ही आसानी से। साथ आपके MCQs भी हो जाएंगे और SAQs भी हो जाएंगे। हम बात करते हैं एम्फोटेरेसिन ड्रग्स की, जिसमें मैंने बताया था कि एम्फोटेरेसिन बी आएगा इसके अंदर, निस्टेटिन आएगा इसके अंदर, और फ्लूसाइटोसिन आएगा इसके अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे पहली ड्रग की, जो कि है एम्फोटेरेसिन बी। एम्फोटेरेसिन बी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका UQ है, और तकरीबन हर दफ़ा ही आ जाता होता है। एक तो एम्फोटेरेसिन बी हमारा हाई यील्ड UQ हो गया। क्या UQ आता है इसके अंदर, कि एम्फोटेरेसिन बी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है, इसके यूजेस पूछे जाते हैं, और साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स से MCQs भी आती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरेसिन बी जो है वो हम IVs को दे सकते हैं, इंट्राथेकल भी दे सकते हैं, और यूज़ होती है इंट्राथेकल फॉर मेनिंजाइटिस के लिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने याद रखना है कि ये फंगस के अंदर बाइंड करता है एर्गोस्टिरोल से। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्टीरोल है वो है कोलेस्ट्रोल की फॉर्म में, लेकिन फंगस के अंदर ये है इन द फॉर्म ऑफ एर्गोस्टिरोल। एर्गोस्टिरोल जो है वो सेल मेम्ब्रेन को बनाता है। जब ये बाइंड करेगा एर्गोस्टिरोल पे, तो बाइंड करने के बाद उसमें पोर्स बना देगा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट करती है फंगस के। जैसे ही मेम्ब्रेन पैक्ट करेगा, पोर्स बनाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो लीक हो जाएंगी और सेल की डेथ हो जाएगी, मीन फंगस की डेथ हो जाएगी। ये इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, आपने इसी फॉर्म में ही इसको लिखना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या हैं। यूज़ होती है कैंडिडीमा इन्फेक्शन के लिए, म्यूकोरमाइकोसिस के लिए, क्रिप्टोकोकस के लिए यूज़ होती है, सिस्टेमिक हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए यूज़ होती है, ब्लास्टोमाइसिस के लिए, और कोक्सीडियोमाइकोसिस के लिए यूज़ होती है।
ओके जी, अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन्फ्लुएंजा रिलेटेड जो है इसमें इन्फेक्शन जो होता है, साइड इफ़ेक्ट आता है। उसमें क्या होता है कि फ़ीवर, चिल्स हो जाते हैं, शेक एंड बेक टाइप, ठीक है। तो फीवर होगा, पेशेंट को चिल्स हो सकती हैं। इसके अलावा जहाँ हमने IV इसको दिया है वहाँ पे वेंस की जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो ये फ्लेबाइटिस करवाएगी, तो वहाँ पे पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और ये इन्फ्लुएंजा रिलेटेड होता है। तो इसको हम कम करने के लिए सेंट्रल लाइन का यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि जो है फ्लेबाइटिस ना हो। इसके अलावा हाइपोटेंशन हो सकती है, इसके अलावा इरिदमियाज हो सकते हैं इससे, और इसके अलावा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है आपकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, जो कि आपका MCQs भी आता होता है कि कौन सी ड्रग जो है वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी करवाती है एंटीफंगल, तो वो है एम्फोटेरिसिन B। क्यों? क्योंकि रिनल की वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी और वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाएगी, जिसकी वजह से क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी लीक होंगी और साथ नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी करवाएगी। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस में क्या क्या आता है, इसमें हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, इसके अलावा एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया माइल्ड फॉर्म का होता है, लेकिन हाइपोकैलीमिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका MCQs है। MCQs में पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग जो है वो नेफ्रोटॉक्सिक भी है और हाइपोकैलीमिया भी करवाती है एंटीफंगल, तो वो एम्फोटेरिसिन B है आपकी। इसके अलावा ये टाइप 1 जो है RTA भी करवाता है, ठीक है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस भी करवाता है। इसके अलावा नेफ्रोजेनिक जो है डायबिटीज़ इंसिपिडस भी करवाता है, जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया भी हो सकता है। पोटाशियम कम, मैग्नीशियम कम, बट सोडियम ज़्यादा हो सकता है और अनीमिया हो सकता है। ये सारे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs हैं। सो अगर ये पूछा जाए आपसे कि हमने किस ड्रग के लिए मॉनिटर करना है RFTs को, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को ड्यूरिंग थेरेपी, तो वो है एम्फोटेरिसिन B। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस करवाती है, साथ ही साथ जो है नेफ्रोटॉक्सिक भी है। सो इन दोनों के लिए जो है हम इसको मॉनिटर करेंगे जब हम ये पेशेंट को थेरेपी देंगे। ओके जी, ये हमारा हो गया है एम्फोटेरिसिन B, जो कि बहुत ही इजी है, आपको लगा होगा आसान। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास निस्टेटन ड्रग। सो निस्टेटन जो ड्रग है वो हम कभी भी IV फॉर्म में नहीं देंगे, इसको हम जस्ट टॉपिकली यूज़ करेंगे। और ये आपका MCQs है, कौन सी एंटीफंगल जो है वो टॉपिकली यूज़ होती है, सिस्टमिकली नहीं होती, तो वो है निस्टेटन। क्यों? क्योंकि ये IV जो है टॉक्सिक होती है बॉडी के लिए। ओके जी, यूज़ कहाँ पे होती है इसका यूज़ होता है कैंडिडा इन्फेक्शन के लिए, चाहे वो ओरल थ्रश हो, चाहे वो डायपर रैश हो, चाहे वो वजाइनल का इन्फेक्शन हो, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपका MCQs पूछा जाता है कि कौन सी ड्रग जो है वो सेफ़ है एंटीफंगल ड्रग फॉर वजाइनल कैंडिडियासिस के लिए, तो आपने बताना है कि निस्टेटन जो है वो सेफ़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि टॉपिकल होती है ये, और इसके अलावा गट से ये एब्जॉर्ब भी नहीं होती, सो हम इसको ओरल थ्रश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंट जो है ना वो आपने यूज़ याद रखना है। सो इसमें आपके 2 MCQs हैं, एक है प्रेगनेंसी में यूज़ होती है, सेकंड ये की टॉपिकली होती है यूज़। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है एम्फोटेरिसिन B की तरह। सो ये भी आपसे पूछा जाता है कौन सी ऐसी टॉपिकल एंटीफंगल है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक एम्फोटेरिसिन B के तरह का। नेक्स्ट हमारी ड्रग है फ्लूसाइटोसिन। फ्लूसाइटोसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है UQ में भी, इसका फ्लूसाइटोसिन का भी UQ आ जाता होता है। और इसके अलावा ये MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लूसाइटोसिन का जो आता है UQ वो आता है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएं आप। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि फ्लूसाइटोसिन जब फंगस के अंदर जाती है तो फंगस के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है 5 फ्लोरोयूरेसिल में बायसाइटोसिन डीअमाइनेज से। सो वहाँ जाके इसने क्या करना है कि 5 फ्लोरोयूरेसिल ने जाके RNA की सिंथेसिस को इम्पेयर कर देना है। RNA नहीं बनेगा तो DNA नहीं बनेगा, DNA नहीं बनेगा तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी। सो अगर निमोनिक के तौर पे याद रखना है तो याद रखना है कि F से फ्लोसाइटोसिन और F से 5 फ्लोरोयूरेसिल। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपने इस तरह से याद रखना है। सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि फ्लूसाइटोसिन जो है वो कंबाइन यूज़ होती है विद एम्फोटेरिसिन B के साथ, ठीक है। सो ये यूज़ होती है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ये भी आपका MCQs है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए अगर आपका MCQs आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ यूज्ड फॉर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, या फिर कहेंगे फंगल मेनिंजाइटिस,
तो आपने जो ऑप्शन में अगर खाली फ्लूसाइटोसिन आता है तो आपने टिक नहीं करना। अगर इस तरह से आपको दिया हो कि फ्लूसाइटोसिन दिया हो प्लस आपको दिया हो एम्फोटेरिसिन बी, तो आपने कहना है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। सो अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म में होंगे एमसीक्यूज़ के अंदर तो ये करेक्ट होगा इसके लिए। ओके, सो ये आपका एमसीक्यूज़ है इसमें। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आता है वो ये कि फ्लूसाइटोसिन का मोस्ट कॉमनली साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो वो है बोन मैरो की सप्रेशन करवाता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल जो सेल्स हैं वहाँ पे भी 5-फ्लोरोरासिल कन्वर्ट होकर जो है वो डीएनए की सिंथेसिस को इम्पेयर कर सकता है। सो ये बोन मैरो की सप्रेशन करवाता है। सो ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। इसके अलावा जीआई डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, ये अदर साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन जब बोन मैरो सप्रेशन है ये अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसको याद रखना है। ओके जी, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका आ रहा है ग्रुप जो कि है एजोल ग्रुप। एजोल्स जो हैं वो हैं एंटी फंगल ड्रग्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से एजोल्स होते हैं? इसमें होता है फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, क्लोट्रामाजोल और माइकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल। सो आपने एक तो नाम भी याद रखने हैं सारे के सारे ड्रग्स के, और साथ इसकी जो जो बात मैंने बतानी है वो आपने रट लेनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, और आपका एमसीक्यू जो है वो मोस्टली आ जाता होता है। इसमें मेनली फ्लूकोनाजोल के बारे में पूछा जाता है। देखने से आपको लगेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट लिखा हुआ है, लेकिन जब आप एक दफ़ा लेक्चर सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि बहुत ही इजी वे में मैंने ये बनाए हुए हैं नोट्स, और इससे ही आपको याद होती है। अगर आप पैराग्राफ की फॉर्म में लिखते हैं इसको या फिर अलग से एक ड्रॉ करके लिखते हैं तो उसमें ना एक तो बहुत ज़्यादा पेजेस लगते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ये बहुत ही ईजी तरीका है, और इससे आपको याद भी रहते हैं एनुअल एग्ज़ाम में। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एजोल ग्रुप का, तो वो ये है कि इसने इनहिबिट करना है एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को। किस तरह? इसने लेनोस्टिरोल को कन्वर्ट जो होता है एर्गोस्टिरोल में फंगस के अंदर, इसको कन्वर्ट करने के लिए फंगस के अंदर क्या होता है P450 साइटोक्रोम P450 जिसे हम कहते हैं 14 अल्फ़ा डी मिथाइलेज इंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे एर्गोस्टिरोल नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यही है कि इसने भी सेल मेम्ब्रेन को कि जो है डिस्टर्ब करना है, सेल मेम्ब्रेन को एक अंदर पोर्स बनानी है। सो इस तरह से जो है वो एजोल ग्रुप काम करते हैं। सो आपका एमसीक्यूज़ क्या आता है? आपका एमसीक्यूज़ आता है कि कौन सा ऐसा एंटीफंगल है जो कि 14 अल्फ़ा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करता है। सो वो है एजोल ग्रुप, ये आपने याद रखना है। ओके जी, अब हम देखते हैं इसके यूजेस। ठीक है, सो यूजेस क्या क्या हैं? इट्राकोनाजोल की बात करें तो इट्राकोनाजोल यूज़ होता है फंगल न्यूमोनियाज में और स्पोरोथेरिक्स में यूज़ होता है। तो न्यूमोनियाज में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है इट्रा पी से। फ्लूकोनाजोल जो है वो यूज़ होती है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस में। इसके अलावा वेल्व्यूलो वेजिनाइटिस कैंडिडा के लिए भी यूज़ होती है। अगर आपके एमसीक्यू को पूछा जाता है आपसे कौन सी ड्रग जो एंटी फंगल वो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, तो वो है फ्लूसाइटोसिन कंबाइंड विद एम्फोटेरिसिन बी। बट अगर हम बात करें कॉमनली यूज्ड कौन सी होती है तो वो है फ्लूकोनाजोल यूज़ होती है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। सो आपने इस तरह से एमसीक्यूज़ को याद रखना है। क्लोट्रामाजोल जो है वो यूज़ होती है डायपर रैश यानी कैंडिडा के लिए, और वोरिकोनाजोल यूज़ होती है एस्परजिलस सिस्टमिक इन्फेक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वोरिकोनाजोल जो है वो इनिशियल और फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फॉर एस्परजिलस सिस्टमिक एस्परजिलसिस के लिए। सो ये आपने याद रखना है इसके अंदर। फ्लू से याद रखना, फ्लू जब किसी को होता है तो वो सी करता है। सो याद रखना है सी से क्रिप्टोकोकस और सी से कैंडिडा। क्लोट्रामाजोल सी से याद रखना है कि कैंडिडा जो होता है रैश के लिए। वोरिकोनाजोल को उल्टा कर दें तो ए बन जाएगा। सो ए से याद रखना कि एस्परजिलस के लिए यूज़ होता है। अब एक एमसीक्यूज पॉइंट है जो कि बताते चलूँ मैं आपको कि इट्राकोनाजोल को रिक्वायर होता है एसिडिक गैस्ट्रिक पीएच फॉर एब्जॉर्प्शन। सो अगर जो पेशेंट पीपीआई ले रहा होगा तो उसको इट्राकोनाजोल देंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा ये बात याद रखनी है कि कौन से ड्रग्स जो हैं वो फंगिस्टेटिक हैं, तो वो हैं एजोल्स जो कि फंगस को मारते नहीं हैं जबकि उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। तो ये फंगिस्टेटिक है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके लिए, वो है साइड इफ़ेक्ट जो कि हैं आपके हाई यील्ड यूक्यू। ठीक है, आपसे कुछ पूछा जाता है अगर तो एम्फोटेरिसिन बी के बारे में, इसके अलावा एजोल्स के बारे में। सो ये करवाते हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं, और इस वजह से हमने LFTs को मॉनिटर करना होता है जब हम एजोल्स ले रहे होते हैं। ये है कंबाइन साइड इफ़ेक्ट। लेकिन अगर हम बात करें कीटोकोनाजोल के बारे में तो कीटोकोनाजोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं।
सो कीटोकोनाजोल के साइड इफ़ेक्ट पूछे जाते हैं, तो इसमें कौन कौन सा आएगा कि कीटोकोनाजोल जो है वो हेपेटोटॉक्सिसिटी करवा सकता है, सेम वही लाइफ थ्रेटनिंग होगा, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग हेपेटोटॉक्सिसिटी करवा सकता है। इस वजह से कीटोकोनाजोल को हम यूज़ नहीं करते अब इतना ख़ास। इसके अलावा सप्रेस करता है कोर्टिसोल सिंथेसिस को, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज़ है। सप्रेस करता है टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस को, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज़ आ गया है कि कौन सी ड्रग जो है वो गायनेकोमास्टिया करवाती है। सो गायनेकोमास्टिया करवाती है कीटोकोनाजोल, क्योंकि ये इनहिबिट करती है टेस्टोस्टेरोन को, मतलब स्टीरॉयड को इनहिबिट करती है। एक और एमसीक्यूज़ आपका आ रहा है वो है कि वोरिकोनाजोल जो है वो वियल डिस्टर्बेंस करवाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। सो वी से वोरिकोनाजोल, वी से आपकी वीएन और वी को उल्टा करेंगे तो एस्परजिलस के लिए यूज़ होती है। इस तरह से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनोकैंडेंस की। कैनोकैंडेंस जो है उसमें कौन कौन से ग्रुप हैं, वो है कैस्पोफेंगन है इसमें ड्रग और मैकाफेंगन है। इसको हम कहते हैं कि ये पेनिसिलिन है एंटीफंगस, मतलब पेनिसिलिन जिस तरह इनहिबिट करती है सेल वॉल को, इसी तरह से कैनोकैंडेंस जो हैं वो सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। सी से कैस्पोफेंगन, सी से सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिशन। कैसे इनहिबिट करता है, ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ बीटा-1,3 ग्लूकेन्स को, ठीक है, पॉलीसेकेराइड को इनहिबिट करता है। ये आपका एमसीक्यू पूछा जाता है कि कौन सी जो है वो ड्रग इनहिबिट करती है सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लूकेन, तो वो करती है कैस्पोफेंगन। ओके जी, अब हम देखते हैं कि इसके यूज़ क्या हैं। तो इसके यूज़ है एस्परजिलस के लिए और कैंडिडीमा के लिए, ठीक है, एस्परजिलस एंड कैंडिडीमिया। अब वो पूछते हैं कि अगर आपसे एमसीक्यूज़ पूछते हैं कि एस्परजिलस जो है सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट है या बेस्ट ड्रग है, और अगर वहाँ पे वोरिकोनाजोल नहीं दिया हुआ तो फिर हम कैस्पोफेंगन को टिक करेंगे, लेकिन ये सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है, जो फर्स्ट लाइन है वो वोरिकोनाजोल ही है। ओके जी, अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की कैनोकैंडेंस की, तो ये जीआईडी अपसेट करवाता है। इसके अलावा फ्लशिंग करवाता है, इन्फ्यूजन रिलेटेड हिस्टामिन रिलीज़, और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पूछते हैं कि कौन सी जो ड्रग है वो हिस्टामिन रिलेटेड रिलीज़ करवाती है, फ्लशिंग करवाती है, तो वो करवाती है कैस्पोफेंगन मीन कैनोकैंडेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेरबिनाफिन की। टेरबिनाफिन जो है वो ओरली देते होती हैं और मोस्ट कॉमनली यूज्ड है ये। ओके, इसको याद करना है किस तरह से। अच्छा, इसके हम देखते हैं पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो टेरबिनाफिन जो है वो इनहिबिट करती है स्क्वेलिन एपोक्साइड को, एपोक्साइडेज एंजाइम को। जब इस एंजाइम को इनहिबिट करेगी तो स्क्वेलिन जो है वो फंगस में ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा होगी तो वो टॉक्सिक होती है फंगस के लिए, तो इस तरह से फंगस जो है वो मर जाता है। इसके अलावा इनहिबिट करती है एल्कोस्टेरोल की सिंथेसिस को भी। इसका यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ है कि कौन से एंजाइम को जो है वो टेरबिनाफिन इनहिबिट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका एमसीक्यूज़। और एससीक्यूज़ भी है कि कहाँ पे यूज़ करते हैं टेरबिनाफिन को। टेरबिनाफिन को यूज़ करते हैं ओनिकोमाइकोसिस के लिए, जो होता है नेल्स का स्किन इन्फेक्शन, नेल्स का इन्फेक्शन जो होता है फंगस के लिए यूज़ होते हैं। क्यों, ये भी पूछते हैं कि टेरबिनाफिन जो है वो क्यों यूज़ होती है ओनिकोमाइकोसिस के लिए, क्या इसमें है, क्यों, क्योंकि ये हाई एफिनिटी है फॉर केराटिनाइज्ड टिश्यूज़, जैसे नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए, जो इनके लिए जो है ना वो हाई एफिनिटी है। सो डर्मेटोफाइट्स के लिए टेरबिनाफिन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करना है आपने, टी से टेरबिनाफिन, टी से टो नेल्स, ठीक है, ये याद रखना है। ओके, साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, हेडेक और हेपेटोटॉक्सिसिटी, बलरीवियन। हेपेटोटॉक्सिसिटी भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आपसे एमसीक्यू पूछते हैं कि कौन सी ड्रग एंटी फंगल हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है, तो हमें ये पता है कि एजोल्स करवाती हैं। अगर एजोल से कोई नाम ना हो, टेरबिनाफिन का नाम हो, तो आपने टेरबिनाफिन को टिक करना है कि ये हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती है। टेरबिनाफिन जो है वो आपने देनी होती है, तकरीबन 250 mg में टैबलेट आती है, और आप 4 to 6 वीक्स के लिए दे सकते हैं इसको। ओके, इसके साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं, और ये भी आपने इसको याद रखना है। ओके जी, हमारी लास्ट ड्रग है ग्राइसोफुलविन। ग्राइसोफुलविन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एमसीक्यूज़ पूछ ले जाते हैं, एससीक्यूज़ के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये ब्लॉक करता है माइटोसिस को बाय इंटरफेयरिंग विद माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये पूछा जाता है आपसे कौन सी ड्रग जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है उसको इनहिबिट कर रहा होता है। सो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहा होता है और जो है माइटोसिस नहीं होने देता। इसके अलावा कैरोटीन से बाइंड करता है और रेजिस्टेंस टू फंगल इन्वेजन, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, जब भी कैरोटीन से बाइंड कर जाएगा तो वहाँ से फंगस जो है ना वो अटैक नहीं कर पाएंगे। यूज़ क्या है इसका यूज़ है डर्मेटोफाइट्स के लिए यूज़ होते हैं, नेल एंड स्किन इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करते होते हैं इसको।
एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑटो इंडक्शन ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ऑटो इंडक्शन मतलब क्या है कि अपना ही मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप कर देता है। किस तरह से? इस तरह से कि ये इंड्यूस करवाता है P450 साइटोक्रोम P450 के जो एंजाइम है इसको ज़्यादा करवा देता है, इसके काम को बढ़ा देता है। इसके काम को बढ़ा देगा तो जो हमारे बॉडी के अंदर वारफरिन एंड थियोफाइलिन लेवल्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हम जो पेशेंट वारफरिन पे होगा और इस एंजाइम का काम बढ़ जाएगा तो इसने फ़ौरन से जो है मेटाबलाइज कर देना वारफरिन को और बॉडी में इसकी जो डोज है वो कम हो जाएगी। इसलिए ऐसे पेशेंट जो है कि वारफरिन ले रहे होते हैं उनको मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा ये हाईली टेराटोजेनिक है। ओके, तो हम इस प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी में सिर्फ नेस्टेटन दे सकते हैं, वो भी फॉर कैंडिडा के लिए लोकल अप्लाई करने के लिए। ग्रासिफिल्विन जो है वो टेराटोजेनिक है। इसके अलावा कार्सिनोजेनिक है। क्यों? क्योंकि P450 को ज़्यादा कर रही है, तो कार्सिनोजेनिक भी है, टेराटोजेनिक भी है। इसके अलावा लिवर टॉक्सिसिटी भी करवाती है, फोटो सेंसिटिविटी भी करवाती है और पोरफायरिया अटैक भी करवा सकती है। तो पोरफायरिया पेशेंट में भी आपने ग्रासिफिल्विन नहीं देना होता। यहाँ तक हमारा जो है एंटी फंगल ड्रग्स ख़त्म हो गई हैं और तकरीबन मैंने आपको सारे के सारे एमसीक्यूज़ भी करवा दिए हैं और एससीक्यूज़ भी करवा दिए हैं। इसके अलावा अगर कुछ रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।